MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 4 आज हम करेंगे, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। इसके बारे में है। तो टॉपिक जो 53 क्या बताया गया है, इसमें पहले डिफरेंशिएशन बताया गया कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं। ऐसी सिक्योरिटीज़ जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हों वो लॉन्ग टर्म होंगी, जो 1 साल से कम के लिए हों वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होंगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम सिक्योरिटी की डेफिनेशन करेंगे। द वर्ड सिक्योरिटी इज़ यूज्ड इन डिफरेंट मैनर्स. In financial management, it means a financial instrument that is interchangeable and has a monetary value. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि तब्दील किया जा सके, जो कोई इंटरचेंजेबल हो, एक बंदा दूसरे बंदे को एज अ मॉनेटरी वैल्यू उसको चेंज कर सके, जिसकी कोई मादी वैल्यू हो। ठीक है, उसकी मनी की वैल्यू कोई हो, जिसकी कोई वर्थ हो, उसको हम लोग एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज टर्म यूज्ड फॉर एसेट्स विच आर अ पार्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल ऑफ कंपनी और आर ट्रेडेबल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ये टर्म एसेट्स के लिए भी यूज़ होती हैं, जो कि इक्विटी कैपिटल का या डेट कैपिटल का हिस्सा होंगे और जिनको आप इंटर ट्रेडेबल कर सकेंगे, जिनको आप सेल कर सकेंगे, सेल या परचेज़ कर सकेंगे। अब हम करेंगे सिक्योरिटी की बात। In simple word, a financial instrument is a piece of paper that has some monetary value. ऐसा piece of paper जिसकी कोई monetary value हो उसको हम financial instrument कहेंगे। The piece of paper shows the claim of an owner on the asset of company. जैसा कि किसी की शेयर की जो वैल्यू है, जो कि शेयर किसी कंपनी का होगा, तो उसमें जो वैल्यू उसकी होगी वो पीस ऑफ पेपर जो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, जो कि उसको ख़रीदने वाले की ओनरशिप को शो करेगा या वो उसके एसेट का ओनर हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्म ऑफ सिक्योरिटी आएगी। अ सिक्योरिटी इज़ इशूड बाय एन अथॉरिटी और अ कॉरपोरेशन। सिक्योरिटी जो है वो एक अथॉरिटी या कॉरपोरेशन के ज़रिए इशू की जाती है। इसके रेफरेंस के साथ इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। जो गवर्नमेंट इशू करेगी उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और जो कॉरपोरेशन इशू करेगी वो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ होंगी। सम सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर लेस देन 1 ईयर, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो 1 साल से कम अरसे के लिए होंगी, लाइक बॉन्ड्स। तो इनको आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ कहेंगे। जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए होंगी उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ कहेंगे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में आपकी सबसे पहले इक्विटी आती है। स्टॉक या और शेयर्स आर इक्विटी। अगर किसी कंपनी का जो स्टॉक होगा या उसके शेयर जो होंगे वो उसकी एक इक्विटी होगी, और दीज आर इशूड फॉर लॉन्ग टर्म, और ये लंबे अरसे के लिए, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो इशू की जाती हैं। दे कैन शेयर ऑफ प्रॉफिट कॉल्ड डिविडेंड। एक बात याद रखें, इक्विटी पे जो आपको मुनाफा मिलेगा उसको डिविडेंड कहेंगे, जबकि आपको दूसरे पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर जो मिलेगा उसको आप इंटरेस्ट कहेंगे। स्टॉक्स आर फर्दर कैटेगराइज एज कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक। जैसा कि कॉमन शेयर एंड प्रेफर्ड शेयर है, सेम जस्ट लाइक दैट ये यहाँ पे कॉमन स्टॉक शेयर है, सेम जस्ट लाइक दैट ये यहाँ पे कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक भी है। स्टॉक रीपरचेज्ड बाय अ कंपनी आर कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। कई मरतबा कुछ जो इशूड शेयर हैं कंपनी खुद से ख़रीद लेती है, ठीक है, उसको ट्रेजरी स्टॉक कहेंगे। अब उसके बाद में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में आएगा डेट। बॉन्ड आर द डेट सिक्योरिटीज़ विच अर्न इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। बॉन्ड जो है वो एक डेट सिक्योरिटी है जो कि आपको इन्वेस्टर के लिए जो है वो इंटरेस्ट को अर्न करती है। बॉन्ड इज़ अ जेनेरिक नेम एंड देयर आर वेरियस अदर नेम्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के बहुत से नेम्स एंड टाइप्स हैं, जैसा कि डिबेंचर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट एंड सुकूक एक्सेट्रा। ये सारे नाम हैं। आपने शॉर्ट आंसर्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ गई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और डेट सिक्योरिटीज़। जैसे कि मैंने पहले बताया, इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो होंगी वो आपकी लॉन्ग टर्म होंगी और डेट सिक्योरिटीज़ आपकी शॉर्ट टर्म होंगी। दीज आर द सिक्योरिटीज़ हैविंग अ मैच्योरिटी वैल्यू लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर मोस्टली नॉट एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए को नहीं दी जाती यूजुअली। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स भी कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडीज़, बैंकर एक्सेप्टेंस,
रीपर्चेज एग्रीमेंट्स या रेपोज। ठीक है, ये आपने MCQ के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट साथ साथ करते रहें। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, वैल्यूएशन कैसे की जाती है ये उसका एक कॉन्सेप्ट है। ऑस्कर विल्डे सेड व्हाट इज़ द साइनिक, अ पर्सन हु नोज़ द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड वैल्यू ऑफ नथिंग। इसमें क्या बताया जा रहा है, ऑस्कर विल्डे ने कहा कि साइनिक कौन है, ऐसा बंदा जो कि जिसे किसी हर चीज़ की प्राइस पता हो पर उसको उसकी वैल्यू ना पता हो। कीमत पता होना और उसकी वैल्यू पता होना दो अलग चीज़ें हैं। द टर्म वैल्यूएशन रेफर्स टू कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू करना, उसकी जो अहमियत है उसको ज़ाहिर करना। वैल्यूज़ आर of different types which are calculated for various viewpoints and reasons. Why to value a security? Securities are valued to make financial decisions. इनको क्यों वैल्यूड किया जाता है? फाइनेंशियल डिसीजन करने के लिए वैल्यूड किया जाता है। Authorities and corporations when issue securities need to know their value to set issue price या बुक बिल्डिंग। जब ये सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो इनको इनकी वैल्यू या सेट वैल्यू के मुताबिक इनका सेट प्राइस करने ज़रूरी होते हैं, जिनको बुक बिल्डिंग कहते हैं। इन्वेस्टर नीड टू नो द ट्रू वैल्यू टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी जिससे में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इस चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू का पता होना चाहिए। वाई टू वैल्यू अ सिक्योरिटी? टू असाइन अ स्मॉल वैल्यू टू द पोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल। क्यों किया जाता है कि टू असाइन अ स्मॉल वैल्यू टू पोर्शंस ऑफ इक्विटी, ताकि सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो इनको इनकी वैल्यू या सेट वैल्यू के मुताबिक इनका सेट प्राइस करने ज़रूरी होते हैं, जिनको बुक बिल्डिंग कहते हैं। इन्वेस्टर नीड टू नो द ट्रू वैल्यू टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी जिससे में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इस चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू का पता होना चाहिए। वाई टू वैल्यू अ सिक्योरिटी? टू असाइन अ स्मॉल वैल्यू टू द पोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल। क्यों किया जाता है कि टू असाइन अ स्मॉल वैल्यू टू पोर्शंस ऑफ इक्विटी, ताकि उनकी जो पोर्शन ऑफ इक्विटी है और डेट कैपिटल है इसको एक वैल्यू किया जाए, स्मॉल वैल्यू उनको असाइन की जाए। टू डिटरमिन द क्लेम ऑफ एन इन्वेस्टर ऑन द एसेट ऑफ इशूइंग कंपनी, ताकि जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वो उस एसेट्स पे क्लेम कर सके कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है। सो डेट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज़ नॉट ओवरबाउट और ओवरसोल्ड। टू डिटरमिन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी, ये भी जानने के लिए कि कंपनी की ग्रोथ किस लिहाज से हो रही है। उसके बाद में वेरियस वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़, यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़ में फेस वैल्यू आएगी, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक या रिटन डाउन वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, गोइंग कंसर्न वैल्यू, ब्रेकअप एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपने इनको लाजमी याद रखना है, ये मिलती जुलती ही हैं, आपके MCQs के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फेस वैल्यू के बारे में हम जानेंगे। द वैल्यू रिटन एट द फेस ऑफ अ सिक्योरिटी, जो वैल्यू आपके सिक्योरिटी के ऊपर लिखी होगी उसको हम फेस वैल्यू कहेंगे। दिस में द वैल्यू ऑफ वन सिक्योरिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इज इशू फॉर मोर देन वन सिक्योरिटीज़ then it is the value of all। अगर एक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर वो इशू की जा रही है, अगर एक वैल्यू ज़्यादा एक सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा मरतबा इशू की जा रही है तो वो उसकी तमाम की वैल्यू होगी, उसको फेस वैल्यू कहेंगे। अब पार वैल्यू क्या है? व्हेन वी डिवाइड द टोटल कैपिटल इनटू स्मॉलर पीसेस द वैल्यू विच वन पीस इज़ कॉल्ड पार वैल्यू। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपने टोटल इसको अगर इसको आप 1000 हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो 10 रुपये आ जाएगी, तो वो पार वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। मार्केट वैल्यू किसे कहेंगे? मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि एक मार्केट में किसी सिक्योरिटी की है जो वो सेल हो रही है। इन द स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी मार्केट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्केट प्राइस। ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद में बुक वैल्यू क्या है? द टर्म बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू इज़ ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू फिक्स एसेट्स। बुक वैल्यू जो है ये फिक्स एसेट के रेफरेंस के साथ इनको फाइंड आउट किया जाता है। इसका मतलब है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी आपकी कॉस्ट आई है उसमें से आपने अपनी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है
उसको निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी बुक वैल्यू होगी। जैसा कि अगर आप 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज़ करें तो उसमें से अगर आपकी 30,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो 70,000 इसकी वैल्यू होगी। मैं आपको बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। इन केस ऑफ स्टॉक्स, बुक वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ वन शेयर इन अकाउंटिंग बुक कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द शेयर होल्डर इक्विटी इन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। स्टॉक की नज़र में बुक वैल्यू कैसे होगी कि एक शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी, आपने करना है कैलकुलेट करना है इसको बाय डिवाइड शेयर होल्डर इक्विटी को टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर, जो कि आपके शेयर आउटस्टैंडिंग है उन पे डिवाइड करना है तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में लिक्विडेशन वैल्यू क्या है, ये प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब आपके तमाम एसेट्स जो हैं वो कैश में फौरी तौर पे कन्वर्ट हो सकें, इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं जब भी कोई कंपनी को बंद किया जाता है। व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स द वैल्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज फॉल्स ड्रास्टिकली। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी इज़ गोइंग इनटू लिक्विडेशन इज़ कॉल्ड लिक्विडेशन वैल्यू। इस वक्त जो वैल्यू होती है इसको लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं। अब गोइंग कंसर्न वैल्यू है। गोइंग कंसर्न वैल्यू मीन्स द बिजनेस नॉट लाइकली टू डिसकंटिन्यू इन द फोर्सेबल फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो बिज़नेस है वो हमेशा ताहयात चलेगा, इट विल रन इनटू इन्फिनिटी। ये इसके लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं होती कि कब तक चलेगा। The value of securities which is going concern is called going concern value and it's always more than the liquidation value। तो liquidation value से हमेशा ज़्यादा होगी, ये अपनी बात याद रखनी है। Then उसके बाद में है breakup value। Breakup value is the value of segments of a large company। अगर एक कंपनी के एक बड़ा हिस्सा है उसको जब मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो आप डिवाइड कर देंगे, जैसे कि अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेगमेंट्स बन जाते हैं, फाइनेंस का अलहदा होगा, एचआर का अलहदा होगा, इस तरह से उसके जब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो इस सेगमेंट की वैल्यू होगी दिस इज़ कॉल्ड ब्रेकअप वैल्यू। व्हेन अ कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इट इज़ डिजायर्ड दैट द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स सो द वैल्यू प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स गो अप। जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स होंगे वो ऊपर जाएंगे। अब है इंट्रिंसिक वैल्यू, द रियल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिहाज से भी। द रियल वैल्यू एंड द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी चीज़ की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी कैलकुलेशंस के बाद, मिसाल तौर पे एक चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये है, वो सेल 15 का हो रहा है, पर उसकी जो ओरिजिनल कैलकुलेशंस के बाद उसकी वैल्यू 13 रुपये आ रही है, तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। द वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड टू मेक अ गुड डिसीजन बाय कंपेयरिंग इट विद द मार्केट प्राइस। ये हमने कैलकुलेशन करनी है और ये देखना है कि क्या हमें इस चीज़ को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू को लाजम अपने याद रखना है। देन आपके पास आएगा जी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड इट्स अजम्पशंस। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया, डिविडेंड्स, डिस्काउंटिंग डिविडेंड्स या प्रेजेंट वैल्यूज, डिटर्मिनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट मॉडल्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी अजम्पशन क्या है जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। द अर्निंग पावर ऑफ कंपनी रिमेन कांस्टेंट, जो कंपनी की अर्निंग पावर है वो कांस्टेंट रहेगी। ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ रिटेंशन रेशियो ओनली, जो ग्रोथ है ये रिटेंशन रेशियो का सिर्फ फंक्शन है। डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट इफ़ ऑल प्रॉफिट इज सेट एज डिविडेंड। गोइंग कंसर्न अजम्पशंस कि वो कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। देन द ग्रोथ रेट, ये भी आपने याद रखना है। देन उसके बाद में हम कहेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। इसके बाद में बॉन्ड्स के बारे में क्या है कि फ़िक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं बॉन्ड की। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम का क्या है, फेस वैल्यू ओवर या पार वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी वैल्यूएशन या वेरिएशन, कूपन, इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स, इसको कूपन कहेंगे, और रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंटिंग रेट। बाउंड वैल्यूएशन, हाउ द इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट अमाउंट्स इन डिस्काउंटिंग मैच्योरिटी वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड वैल्यूएशन, अब ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। फेस वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, नो मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट, इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ पेमेंट्स ओनली। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू की जो भी होगी, डिस्काउंटिंग इसका इंटरेस्ट पेमेंट्स की ओनली होगी।
अब इसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑफ परपेचुइटी इज़ यूज, द फार्मूला इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट्स ओवर रिक्वायर्ड रेट, पी वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आर ओवर स्मॉल आर। ये आपका परपेचुअल होगा कि इन्फिनिटी की तक इसकी जो आप इसकी इस पे अर्न करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, इसको हम परपेचुअल बॉन्ड्स कहेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म या इन्फिनिटी तक वो चलती रहेगी सीक्वेंस के साथ। एग्जांपल क्या है? ये बॉन्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अ बॉन्ड इज़ इशूड फॉर एवर, जो ऐसे बॉन्ड्स जो फॉर एवर के हमेशा के लिए इशू किए जाते हैं उनको परपेचुअल बॉन्ड कहेंगे। यहाँ से फॉर एवर के लफ्ज़ के साथ आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये परपेचुअल बॉन्ड है। विद अ कूपन रेट ऑफ 10% per annum and a face value of rupees 5,000, the required rate is 15% per annum. Calculate the intrinsic value. सबसे पहले आपने इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 या फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, तो वो आपके पास आएगी 500। वैल्यू कैसे या प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटरेस्ट ओवर रिक्वायर्ड रेट, जो कि आर ओवर आर था। इंटरेस्ट जो कि आर है वो हमारे पास आई 500 और रिक्वायर्ड रेट है 15%। तो ये कैलकुलेशन के बाद आपके पास वी जो आ जाएगी वो 33 रुपीज़ .33 आएगी। अब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे करेंगे? हमारे पास इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये आई है, शुड बी बाय दिस बॉन्ड एट दिस प्राइस, क्या हमें इस चीज़ को बाय करना चाहिए? इसको हम कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे इस वैल्यू को इंट्रिंसिक प्राइस के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ। मार्केट वैल्यू अगर मार्केट प्राइस 4,000 हो और हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू 3300 की आ रही हो, तो हम इस चीज़ को नहीं परचेज़ करेंगे। अगर मार्केट प्राइस इसकी कम है और अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसको परचेज़ करेंगे, ठीक है। ये अपने इस चीज़ की को नोटिस करना है। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे, अगर मार्केट प्राइस इससे कम होगी तो इसको परचेज़ कर लेंगे, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड अब आ रहा है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड वो होता है जो कि डिस्काउंट रेट पे जो इसका आपको इशू किया जाता है, पर इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलती, ठीक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, तो ये आपको सारी डिटेल्स आप आगे बताई जाएंगी। ये इसका फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑफ फ्यूचर अमाउंट क्या है कि वाई डू वी यूज़ दिस फार्मूला? पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी ओवर 1 + आर पावर एन, ठीक है। इसका फार्मूला होगा। इसका एक मॉडिफाइड फार्मूला भी है इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए। वो क्या होगा? वी इज़ इक्वल टू एम वी ओवर 1 + आर ओवर एन। इसमें पावर एन एम वी इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वी इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, आर इज़ डिस्काउंटिंग रेट एंड एन इज़ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, कितने सालों के लिए वो इशू किया जा रहा है। अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड इज़ इशूड एट अ विद मेच्योरिटी वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ ₹5,000 फॉर 5 ईयर्स। इसकी एक वैल्यू हमें बताई जा रही है जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इशू किया जा रहा है। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज़ डिस्काउंटिंग एट रेट इज़ 12% पर एनम। यहाँ पे हम क्या करेंगे? फार्मूला जहाँ पे हमें मेच्योरिटी वैल्यू जब दी गई है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एम वी ओवर 1 + आर पावर एन, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी ये आ रही है 2837.13 रुपीज़, तो क्या हमें ये परचेज़ करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर ऐसे करेंगे मार्केट प्राइस से। अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी तो हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे, कम होगी तो परचेज़ करेंगे, अगर इक्वल होगी तब भी हम इसको परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड विद डेफिनेट मैच्योरिटी, ऐसा जो बॉन्ड जिसकी हमें एक मैच्योरिटी पीरियड उसका पता होगी, ये 10 साल बाद या 20 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, इसको कूपन बॉन्ड वैल्यूएशन भी कहेंगे। कूपन बॉन्ड वही होगा जिसकी एक हमें स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड इसका पता होगा, ये बॉन्ड हमारे 5 या 10 साल के लिए इशू किया गया है। इनका जो एक रेट कूपन रेट होता है, इसकी डेफिनेट मैच्योरिटी होती है। टू गेट इंट्रिंसिक वैल्यू विद डिस्काउंट बोथ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ये भी पॉइंट
उसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से। इसमें हम दोनों को वैल्यूएशन करने के लिए इनको इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को डिस्काउंट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। टू प्रेजेंट फार्मूलाज वी नीड फॉर इंटरेस्ट एंड फॉर मैच्योरिटी वैल्यू। नंबर 1 पे फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + r पावर n। अगर हम मैच्योरिटी वैल्यू के लिए करेंगे तो वो उस पर एफ की जगह एम बी आ जाएगा। दूसरे मैच्योरिटी के लिए क्या आएगा, पी वी इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई 1 - 1 + r पावर -n ब्रैकेट क्लोज ओवर r फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, फॉर इंटरेस्ट के लिए इसने उल्टा फार्मूला लिखा हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो फार्मूला वो पहले लिख दिया है और इंटरेस्ट के लिए बाद में लिख दिया है। नीचे वाला इंटरेस्ट के लिए, ऊपर वाला मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। अब एग्जांपल ऑफ इसके लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कूपन बॉन्ड विद द 5000 फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू 10% कूपन रेट एंड 5 year मैच्योरिटी। द डिस्काउंटिंग रेट इज़ 13% पर एनम। एग्जाम्पल इसकी होगी सोल्यूशन, वी हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट द टू प्रेजेंट वैल्यूज़ एंड ऐड देम। इंटरेस्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे आपको पता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रेट। वी हम फाइंड आउट करेंगे इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू को 5000 ओवर 1 + 10% रेट ओ पावर n। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा। जबकि हम मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई इस पर फॉर्मूला में आप पुट करें और आपकी वैल्यू आएगी 1758 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हमें ये बाउंड परचेज़ करना चाहिए। मार्केट प्राइस की क्या थी, अगर 5000 है तो हम इसको ज़्यादा है तो हम परचेज़ नहीं करेंगे, कम होगी तो परचेज़ करेंगे, इक्वल होगी तब भी परचेज़ करेंगे। अब कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या है जी, स्टॉक इशू टू कॉमन शेयर होल्डर्स। जैसे कि कॉमन शेयर्स हैं, जो स्टॉक उनको इशू किया जाता है, सेम उसी तरह से ये इशूड फॉर एवर के लिए होगा। ये ट्रेजरी स्टॉक भी इसके अंदर आएगा कि कुछ जो कंपनी अपने पास से ही प्री परचेज कर लेती है। ट्रू ओनर्स, या ये कंपनी के ट्रू ओनर्स इक्वलिटी होल्डर्स होते हैं। बेयर एट द रिस्क ऑफ बिजनेस, ये बिज़नेस का रिस्क बेयर करेंगे। इनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। फर्स्ट राइट टू बाय द न्यू शेयर्स, रिसीव डिविडेंड भी करेंगे, पर इनका जो हक है वो बाद में होगा। हैज़ लास्ट राइट ऑन द एसेट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। इनका जो एसेट अगर कंपनी ख़त्म हो जाती है तो इनके पास एंड पे वैल्यू राइट होगा कि वो एसेट के लिए क्लेम कर सकेंगे। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा, ये स्टॉक इशूड विद सम प्रेफरेंसेस। फर्स्ट राइट ऑन द डिविडेंड ओवर कॉमन स्टॉक, इनका राइट डिविडेंड पे पहले होता है कॉमन स्टॉक से। इनके राइट ऑफ रिसीट इन ऑन द केस ऑफ लिक्विडेशन ओवर कॉमन शेयर, अगर लिक्विडेशन होती है तो इनका राइट पहले होगा कॉमन शेयर वालों से। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, एक फिक्स रेट होगा, डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड्स, बॉन्ड से डिफरेंट है, इनके पास पर वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब यहाँ पे टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आएगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, क्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन, कन्वर्जन एंड रिडेम्पशन। क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक सबसे पहले करेंगे, डिविडेंड विद फिक्स्ड रेट, इनको क्यूमुलेटिव कहेंगे। इज डिविडेंड पेमेंट टू प्रेफर्ड शेयर होल्डर अ मस्ट, यस। डिविडेंड इज द कंटिजेंट ऑन अर्निंग, अर्निंग पे ये चीज़ रहेगी। एंड क्यूमुलेशन ऑफ अनपेड डिविडेंड, उसकी क्यूमुलेशन कर ली जाएगी जो कि अनपेड होगा, वो भी आपको अमाउंट पे की जाएगी, जो कि अगर ऐसा प्रेफर्ड स्टॉक वालों को वो भी अमाउंट की जाती है। अगर ऐसे डिविडेंड, अगर वो मिसाल तौर पे एक फ़िक्स से ज़्यादा उसने कमाया है तो वो भी उनको पे किया जाएगा। अगर एक साल कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, नेक्स्ट ईयर अगर वो पे करेगी और वो ज़्यादा मुनाफा कमाएगी, अगर उनका रेट 10% है और वो 15% कमा रही है तो वो 5% उसका एक्स्ट्रा भी उसको शेयर मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल कैसे है जी, प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ ₹100,000 इशूड एट 10% इन द ईयर 2018, अर्न प्रॉफिट इज़ ₹8,000। डिविडेंड ऑफ डिविडेंड ऑफ 2018 इज़ 100,000। मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल जो है वो 8,000 है। अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड टू 2019 वो 2,000 होगी। डिविडेंड ऑफ 20,000 2019 इज इक्वल टू 10,000 प्लस
2000 इज इक्वल टू 12,000। ये 1 लाख जो था इसका 10% लेने के बाद आपको डिविडेंड यहाँ पे आ रहा था 10,000 वो भी, और ये भी नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से आएगा। अब है पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, पार्टिसिपेशन विद कॉमन शेयर होल्डर इन रिमेनिंग प्रॉफिट। जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा उसमें जो पार्टिसिपेशन होगी कॉमन शेयर्स के साथ जो प्रेफर्ड स्टॉक करेंगे उसको पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कहेंगे। इसमें रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा एंड कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेशन होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ ₹100,000 एट 10% अर्न प्रॉफिट इज़ 40,000। इफ़ द कंपनी प्रॉफिट गोज अबव 30,000 प्रेफर्ड शेयर होल्डर विल गेट 2% एक्स्ट्रा डिविडेंड। तो ये पार्टिसिपेशन प्रेफर्ड स्टॉक होगा। अगर 30,000 40,000 वो मुनाफा कमाती है, अगर कंपनी का मुनाफा 30,000 से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर को 2% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेंगे। नॉर्मल डिविडेंड 10,000 के हैं, एक्स्ट्रा डिविडेंड 2% मिलेगा तो वो 2,000 हो जाएगा, टोटल डिविडेंड 12,000 के हो जाएंगे। उसके बाद में कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक आएगा, कन्वर्टेबल टू कॉमन शेयर्स, ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक जिनको आप कॉमन शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इनकी टर्म ऑफ कन्वर्जन क्या है, टाइम, रेशियो या ऑप्शन इसके होंगे। एडवांटेज ऑफ कन्वर्जन क्या है, रिस्क लेवल भी है, अन ओनरशिप राइट भी इसके हो जाते हैं। कन्वर्जन रेशियो की नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स अगेंस्ट अ प्रेफर्ड स्टॉक। अगर मिसाल तौर पे 5 कॉमन शेयर एक प्रेफर्ड शेयर के इक्वल होंगे तो इसको कन्वर्जन रेशियो हम कहेंगे। मार्केट कन्वर्जन प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक ओवर कन्वर्जन रेशियो। अगर 100 रुपये का इसका परचेज प्राइस है तो कन्वर्जन रेशियो 5 है, तो ये आप इसकी वैल्यू आ जाएगी मार्केट कन्वर्जन प्राइस। इफ़ कॉमन शेयर प्राइस इज़ ₹15, लॉस ऑन कन्वर्जन इज इक्वल टू ₹5, क्योंकि 20 रुपये का वो था। इसी तरह से अगर कॉमन शेयर की प्राइस 23 रुपये है तो उस पर गेन होगा, गेन ऑन द कन्वर्जन इज़ ₹3, क्योंकि 20 रुपये की चीज़ जो हम ख़रीद रहे हैं और उसका जो कॉमन शेयर था वो 23 रुपये का था, वो हमने सस्ता ख़रीदा, 3 रुपये में मुनाफा होगा। कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स प्रीमियम, प्रीमियम इज़ पोर्टेबल फाइनेंशियल गेन ड्यू टू कन्वर्टेबिलिटी। प्रीमियम मुनाफे को, एक्स्ट्रा मुनाफे को कहेंगे। प्रीमियम इंक्रीज विद मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब है जी रिडीमेबल या कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। रिडेम्पशन या कॉल, टर्म ऑफ रिडेम्पशन ये किसे कहते हैं, ख़त्म करना, ठीक होगा। गेन ऑन द कन्वर्जन इज़ ₹3, क्योंकि 20 रुपये की चीज़ जो हम ख़रीद रहे हैं और उसका जो कॉमन शेयर था वो 23 रुपये का था, वो हमने सस्ता ख़रीदा, 3 रुपये में मुनाफा होगा। कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स प्रीमियम, प्रीमियम इज़ पोर्टेबल फाइनेंशियल गेन ड्यू टू कन्वर्टेबिलिटी। प्रीमियम मुनाफे को, एक्स्ट्रा मुनाफे को कहेंगे। प्रीमियम इंक्रीज विद मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब है जी रिडीमेबल या कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। रिडेम्पशन या कॉल, टर्म ऑफ रिडेम्पशन ये किसे कहते हैं, ख़त्म करना, चीज़ को ख़त्म करना को रिडेम्पशन कहेंगे। टाइम, प्राइस, चॉइस, ऑप्शंस। एडवांटेजेस ऑफ रिडेम्पशन टू इश्यूअर एंड शेयर होल्डर, शुड द प्राइस ऑफ कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक बी लेस, सम प्रेफर्ड स्टॉक्स आर मैंडेटरी रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब इसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो फ्यूचर कैश फ्लो इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होगी। इसकी एग्जाम्पशन क्या है, नॉट रिडीमेबल, ये रिडीमेबल और कन्वर्टेबल नहीं होगी, ना ही पार्टिसिपेटिंग होगी, इसमें सफिशिएंट अर्निंग होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जी डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आर कांस्टेंट एंड इनफाइनाइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी फार्मूला इज़ यूज्ड। प्रेजेंट वैल्यू के लिए परपेचुटी का फार्मूला यूज़ होगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट ओवर रेट डिविडेंड, या फिर V इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर रेट D ओवर R। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न R इज इक्वल टू, पार वैल्यू 100 रुपये है, मार्केट प्राइस 80 रुपये, डिविडेंड रेट 13% पर एनम, रिक्वायर्ड रेट 20%। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले डिविडेंड की कैलकुलेशन जिस तरह कि हमने इंटरेस्ट की थी उस तरह से करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो V इज इक्वल टू D ओवर R में वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। एनालिसिस एंड डिसीजन, मार्केट प्राइस इज़ हायर, required rate is more than dividend rate, intrinsic value is equal to market price if dividend rate is equal to required rate। तो इसको हम डिसीजन क्या करेंगे, एज intrinsic value is less than market price so we do not buy।
क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 80 रुपये थी और ज़्यादा थी और ये कम है, तो इसको हम परचेज़ नहीं करेंगे। अब कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन मेथड क्या है? यहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या DDM 3 मॉडल्स ऑफ वैल्यूएशन होंगे। सबसे पहला है कि नो ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एंड ग्रोथ इन स्टेजेस मॉडल। What different models of valuation? Valuation is based on the cash inflows. जैसा जितना कैश या डिविडेंड कंपनी में आ रहा है उसके लिहाज से वो वैल्यूएशन होगी। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑल अर्निंग्स आर पेड एज डिविडेंड, तमाम अर्निंग जो है वो एज अ डिविडेंड पे कर दी जाए। रिटेंशन रेशो जो कांस्टेंट हो और रिटेंशन रेशो चेंजेस होती रहे। अब यहाँ पे अगर नो ग्रोथ मॉडल में क्या है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कांस्टेंट डिविडेंड है। इसकी एग्जम्पशन क्या आ रही है जी? ऑल अर्निंग आर पेड एज डिविडेंड, कि तमाम जो अर्निंग है वो डिविडेंड के जरिए पे की जा रही हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अर्निंग कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ग्रोथ इज़ द फंक्शन ऑफ रिटेंशन ओनली। अब नो ग्रोथ मॉडल में डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट, डिविडेंड आर पेड टिल इन्फिनिटी। पीवी फार्मूला ऑफ परपेचुइटी यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि इन्फिनिटी की बात है। पी वी इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट ओवर रेट, इसका फार्मूला वही होगा, वी इज इक्वल टू डी ओवर आर। एग्जाम्पल्स ऑफ नो ग्रोथ मॉडल क्या होगी? पार वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज़, मार्केट प्राइस 11, लास्ट डिविडेंड जो कि इसको D0 से हम शो करेंगे ₹2 पर शेयर, रिक्वायर्ड रेट 17% पर एनम है। वी इज इक्वल टू डी ओवर आर, तो और डी ओवर D2 होगा, इसमें लास्ट ईयर डिविडेंड था तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके एनालिसिस हम क्या करेंगे? लास्ट डिविडेंड विल बी फ्यूचर डिविडेंड, जो लास्ट डिविडेंड होगा वो फ्यूचर ही होगा। मार्केट प्राइस जो इसमें हायर थी, तो अगर मार्केट प्राइस हायर है तो हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से तो हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हम क्या करेंगे? या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी इसको कहते हैं, ये भी MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें गोइंग कंसर्न है कि हमेशा के लिए वो चलती रहेगी। DPO रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड ग्रोथ इज़ फंक्शन ऑफ रिटेंशन ओनली। ये आपने इन मॉडल्स की एजम्पशंस लाजमी याद रखनी है। इसमें कांस्टेंट ग्रोथ क्या है कि सेम जो है इंटरेस्ट रेट या ग्रोथ रेट पे वो इसकी जो ग्रोथ वो चलती रहेगी। यहाँ पे हमने ईयर 1 में हमारे पास ₹1 था, 2 में 10% इजाफा हुआ तो 1.1 बन गया। आप ये याद रखें कि जब नेक्स्ट ईयर होगा तो हम 1.1 का 10% लेंगे तो जो उसमें ऐड होगा, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। सिर्फ अपने 1 का नहीं लेना, जो जिस तरह कि हम जो अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इस तरह से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, सेम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में रिड्यूस फॉर्म ऑफ PV इज इक्वल टू D इज इक्वल टू D1 ओवर R माइनस G। D1 जो है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है, D1 इज इक्वल टू, इसे D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? D0 1 प्लस G, G ग्रोथ रेट है एंड R इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। R हमेशा G से ज़्यादा होगा, ये बात याद रखें। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, ये भी MCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो है वो लास्ट ईयर डिविडेंड वाज ₹10, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज ₹7% एंड रिक्वायर्ड रेट इज 11%। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू? V इज इक्वल टू D1 ओवर R माइनस G, जबकि D1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करेंगे? D0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस G, यहाँ पे D0 10 है, 1 प्लस 7% तो ये 10.7 आ जाएगा। अब इस 10.7 को हम डिवाइड करेंगे 11% माइनस 7%, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। परचेज एट फेयर और बेटर प्राइस स्टॉक इफ़ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 267.5, मार्केट प्राइस इज़ लेस देन 267.5। इन दोनों सूरतों में हम परचेज़ करेंगे। अगर हम परचेज़ इस सूरत में नहीं करेंगे कि अगर मार्केट प्राइस जो है वो 267.5 से ज़्यादा होगी। अब 2 ग्रोथ मॉडल, ये स्टेजेस मॉडल के इसे कहेंगे। इसकी एग्जाम्पशन क्या है कि ये 2 स्टेजेस में होगी। अब इसकी एग्जाम्पशन, ऑल एग्जाम्पशन ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल गोइंग कंसर्न DPO चेंज 1। अब इसकी एग्जाम्पशन, ऑल एग्जाम्पशन ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल गोइंग कंसर्न DPO चेंज 1। उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, ग्रोथ इज़ द फंक्शन ऑफ रिटेंशन। तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। इसकी क्या है जी? ये थोड़ा सा फ़र्क है बस। D1 इज़ वैल्यू ऑफ स्टेज 1, वैल्यू ऑफ स्टेज 2,
ठीक है। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, स्टेज 1 इंडिविजुअल ग्रोथ फार्मूला, उसके बाद में स्टेज 2 पे कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टेज 1 पहले कैलकुलेशन करेंगे, डिविडेंड ग्रो विद द कांस्टेंट रेट g1 जो कि 10% है। स्टेज इज़ फाइनाइट, 5, 6 से 10 साल के लिए होगी, ठीक है। उसके अंदर एग्जांपल कैसे हम करेंगे, सेम वही आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। स्टेज 2 इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, पहले 5 में करेंगे, फिर उससे अगले में करेंगे। ग्रोथ चेंजेस g2 इज इक्वल टू 9%। सेकेंड स्टेज स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेजेस होंगी, पहले एक स्टेज फिर दूसरी। जो दूसरी स्टेज है वो इन्फिनिटी तक वो चलती रहेगी। कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला क्या होगा, v2 इज इक्वल टू dn+1 ओवर r माइनस g2, क्योंकि वैल्यू ऑफ v2 इज फर्दर डिस्काउंटेड। 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, इसकी एग्जांपल से हम कैसे d0 इज इक्वल टू 5, g1 7 पर एनम पहले 5 सालों के लिए, उसके बाद में g2 जो है वो 6% होगा पर एनम, जो कि 5 सालों से अगले इन्फिनिटी तक होगा, और रिक्वायर्ड रेट होगा 10% पर एनम। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेज 1 पे हमने कैलकुलेशन करेंगे पहले 5 सालों की। ईयर 1 में ₹5 1 + 7 ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में इस वैल्यू का हमने नेक्स्ट लेना है 1 + 7, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी वैल्यूएशन आप करते रहेंगे, और इन तमाम को फिर 1 बाय 1 आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्टेज 1 की 5.35 ओवर 1 + 10%, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो आपने पहले फार्मूला देखा है ये वाला, इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ये फार्मूला ये इस v2 इस वाले फार्मूले में इस तरह से वैल्यूएशन आने के बाद स्टेज 2 की वैल्यूएशन अब करेंगे। ये वाला फार्मूला लगेगा, उसमें आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करते रहना है, ठीक है। अब d6 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, d5 मतलब पुराने साल की वैल्यू 1 + g2, इस तरह से वैल्यूएशन इसकी आप करेंगे। और v2 इज इक्वल टू 7.44 ओवर 4%, तो इस तरह इसकी वैल्यूएशन आपकी आती रहेगी। यहाँ पे आपने इसकी 5 ईयर के लिए इसको करना है, तो ये इसकी वैल्यू आपने लगा देनी है। अब इन दोनों की जो वैल्यूएशन आई है इनको आपने प्लस करना है, और इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे डिसीजन करेंगे परचेज एट फेयर और बेटर प्राइस। परचेज स्टॉक इफ़ मार्केट प्राइस अगर 138 या इससे कम होगा, और नहीं परचेज़ करेंगे अगर वो इससे ज़्यादा होगा। अब ये है जिस 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे एग्जम्पशंस कुछ हैं। जब इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए तो वो 3 स्टेजेस होगा। और एग्जम्पशन ऑफ रिडीएम, गोइंग कंसर्न, प्लॉ बैक या पीबी रेशो चेंजेस ट्वाइस, इसकी जो ये रेशो है वो 2 मरतबा चेंज होगी। इंटरनल, इसकी जो ये रेशो है वो 2 मरतबा चेंज होगी। इंटरनल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अर्निंग पावर रिमेन कांस्टेंट, एंड ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ पीबी। यहाँ पे इसकी एक की जगह 3 वैल्यूएशन इसको कर लिया जाएगा। स्टेज 1 में वही वाली बात है, सेम वैल्यूज़ बताई गई हैं, पहले इस हिस्सों में कांस्टेंट रेट के साथ इसको कर लेना है आपने, ठीक है। ग्रोथ रेट चेंजेस g2 to g, पहले 10% था। सेकंड स्टेज स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज भी इसमें फाइनाइट है क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, तो इस वजह से इसको भी आपने वही फार्मूला लगाते हुए यूज़ कर लेना है। थर्ड स्टेज जो है वो स्टार्ट होगी सेकंड के बाद, और वो इन्फिनिटी तक जाएगी। v3 इज इक्वल टू dn+1 r माइनस g3, वैल्यू v3 इज़ फर्दर डिस्काउंटेड। 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल 2, इसके एग्जांपल बताई गई है आपको। d5 इज नॉट इज इक्वल टू 5, g1 7 पर एनम 1 से 3 सालों के लिए, g2 4 से 5 सालों के लिए, 5 से इन्फिनिटी के लिए। रेट वही वाला है, ये आपने पिछले की तरह कैलकुलेशन इसकी सारी कर लेनी है। पीवीज ऑफ डिविडेंड वो वाली आपने इस तरह से वैल्यूएशन इसकी। आपने एक मेरी बात याद रखें, हमने इसकी कैलकुलेशन कॉपी पे नहीं करनी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो आप अपने मैथ टाइप पे लाजमी करें, ताकि और जो आपके लैपटॉप का कैलकुलेटर है उस पर भी कैलकुलेशन करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का आता तो ज़रूर होता है पर उनको वहाँ पे एक लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर ना यूज़ करने की वजह से उनसे मिस्टेक हो जाती है। और एक और चीज़ कि आप अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। उसके बाद में स्टेज 2 पीवीज ऑफ डिविडेंड यही वाला आ जाएगा इस तरह से। अब एग्जांपल ऑफ 3 स्टेजेस मॉडल की क्या आएंगी, इनकी सारी वैल्यूएशन आप करें।
ये इनकी सबकी वैल्यूएशन करने के बाद सेम तरह वैल्यूएशन होनी है, ठीक है। और आपकी ये जमा आप करेंगे तो अगर ये चीज़ उसके बराबर मार्केट प्राइस से कम होगी तो परचेज़ कर लेंगे, ज़्यादा होगी तो हम परचेज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन हो